हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन जो है भारी औद्योगिकरण, कृषि विकास, आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन। इसमें चार ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें जो है बांधों और सिंचाइयों में निवेश शामिल था। उदाहरण के स्वरूप भाखड़ा नांगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है स्थापित किए गए थे। इस योजना का जो है लक्षित वृद्धि दर जो है 2.1%, जबकि प्राप्त विकास दर जो है 3.6% था। विकास दर जो है कितना था, 3.6%, और जो है लक्ष्य था वृद्धि का जो है 2.1%। नेक्स्ट आता है इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 के बीच चला था, जिसके द्वारा जो है तीव्र औद्योगिकरण और जो है सार्वजनिक क्षेत्र पर जो है बल दिया गया था। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य जो है पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया था, और इसका जो है लक्ष्य जो वृद्धि दर था 4.5% था, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम 4.27% देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, होला मोहल्ला। होला मोहल्ला मुख्य रूप से किस कारण से मनाया जाता है। तो होला मोहल्ला जो है ऑप्शन है फसल की कटाई का जश्न मनाने के लिए, मार्शल आर्ट और वीरता का प्रदर्शन करने के लिए, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाने के लिए, मुगल साम्राज्य की विजय की याद में। तो इसमें चार ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है होला मोहल्ला की शुरुआत सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1701 ईस्वी में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है सिखों की सैन्य क्षमता को मजबूत करना और इन्हें युद्ध के लिए तैयार रखना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है इसमें गतिविधियाँ। यह उत्सव होली के अगले दिन मनाया जाता है। इसमें निहंग सिख अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें घुड़सवारी, तलवारबाजी और गतका यानी पारंपरिक मार्शल आर्ट जो है इसमें शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर मार्शल आर्ट और वीरता का प्रदर्शन करने के लिए जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली का प्रसिद्ध मेहरौली लौह स्तंभ किस राजवंश से संबंधित है। तो दिल्ली का प्रसिद्ध मेहरौली स्तंभ जो लौह स्तंभ जो है मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश और सातवाहन वंश। इसमें चार ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है दिल्ली का प्रसिद्ध मेहरौली लौह स्तंभ यह गुप्त राजवंश से संबंधित है, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में इसको बनाया था। नेक्स्ट आता है इसमें महत्व। यह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की सैन्य विजयों की स्मृति में बनवाया गया था, और यह प्राचीन भारत के धातु विज्ञान का अद्भुत नमूना है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर गुप्त वंश जो है हो जाएगा। गुप्त वंश के द्वारा जो ही है ख्यात मेहरौली का लौह स्तंभ जो है इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन है इसमें रूस, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। इसमें 4 कंट्री का जो है ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, इसका आयोजन जो है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जो है आयोजित किया गया था। अध्यक्षता जो है इस सम्मेलन के अध्यक्षता जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा डिसिल्वा के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो है लुइज इनासियो लूला द डिसिल्वा। विषय क्या था यानी थीम, तो इस वर्ष की थीम अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को जो है मजबूत करना। स्ट्रेंथनिंग जो है ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस का जो है इसका थीम था।
नेक्स्ट आता है इसमें, हाल ही में जो है इंडोनेशिया में जो है आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह में 10वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है, जो जनवरी 2025 से जो है यह प्रभावी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मई 2025 में भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने अपनी क्या भूमिका निभाई थी? तो मई 2025 में भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर में जो है भाग लेने वाली विंग कमांडर जो है व्योमिका सिंह। ऑप्शन है, उन्होंने राफेल फाइटर जेट का नेतृत्व किया, उन्होंने जो है आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग का नेतृत्व किया, उन्होंने नौसेना के युद्धपोतों का संचालन किया, उन्होंने जमीनी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किया। तो इसमें जो है 4 जो है भूमिका का ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो भारतीय वायुसेना की एक अनुभवी हेलीकॉप्टर पायलट है। उसके द्वारा जो है 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर की पहली आधिकारिक मीडिया ब्रीफिंग का संयुक्त रूप से नेतृत्व किया गया था। प्रतीकात्मक जो है महत्व इसका क्या है? प्रतीकात्मक महत्व जो है, इस ब्रीफिंग में उनके साथ थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी भी थी। यह पहली बार था जब 2 महिला अधिकारी ने इतने बड़े सैन्य अभियान की जानकारी दुनिया को दी थी। यानी कि ऑप्शन में जो है उन्होंने आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो ऑपरेशन के बारे में जो है, ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, के जवाब में किया गया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को सटीकता से जो है नष्ट किया था। व्योमिका सिंह का परिचय, यह लखनऊ की रहने वाली है और उनके पास 2500 से अधिक उड़ान घंटों का अनुभव है। उन्होंने जो है 2019 में वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में अस्थायी कमीशन जो है उनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि अर्थव्यवस्था में क्रेता और विक्रेता अपने अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक यानी तर्कसंगत रूप से निष्पादित करते हैं तो अर्थव्यवस्था पर इसका प्राथमिक प्रभाव क्या पड़ेगा? तो ऑप्शन है, बाजार में संतुलन पैदा होगा, संसाधनों का कुशल आवंटन और बाजार संतुलन, वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि, व्यापारिक गतिविधियों में भारी कमी। तो इसमें 4 ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जब क्रेता जो है अपनी संतुष्टि यानी यूटिलिटी को अधिकतम करने के लिए और विक्रेता जो है अपने लाभ यानी प्रॉफिट को अधिकतम करने के लिए कार्य करते हैं, तो बाजार में एक ऐसी स्थिति बनती है जहां मांग और आपूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाती है। इसे मार्केट क्लियरिंग या संतुलन की स्थिति जो है कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर संसाधनों का कुशल आवंटन और बाजार संतुलन जो है हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पुस्तकों का उनके लेखकों के साथ सही मिलान कीजिए। पुस्तक और लेखक, पुस्तक है द वाइट टाइगर, उसके बाद है सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन है अरविंद अडिगा। इसमें जो है 2 पुस्तक का नाम जो है दिया गया है और 2 लेखक का नाम दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है 1 का 1 और 2 का 2, फिर दूसरा है 1 का 2, 2 का 1, तीसरा ऑप्शन इसमें आता है 1 का 2, 2 का 2 और चौथा इसमें आता है ऑप्शन 1 का 1 और 2 का 1। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा द वाइट टाइगर की पुस्तक जो है, यह उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है। यह उनका पहला उपन्यास था जिसे वर्ष 2008 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जिससे जो है सम्मानित किया गया था। द वाइट टाइगर जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह उपन्यास है और यह अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया था और उनके लिए जो है इस पुस्तक के लिए जो है बुकर पुरस्कार जो है 2008 में इनको दिया गया था। अब आते हैं मिडनाइट चिल्ड्रन, यह कालजयी कृति सलमान रुश्दी द्वारा जो है लिखी गई है। 1981 में प्रकाशित इस उपन्यास ने न केवल बुकर पुरस्कार जीता बल्कि इसे 1993 और 2008 में बुकर ऑफ बुकर्स बुकर पुरस्कार के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के रूप में भी चुना गया। यह भारत के स्वतंत्रता और विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित एक जादुई यथार्थवादी उपन्यास के रूप में इसको देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हांगझोऊ एशियाई खेल 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल या इवेंट में जीता था? हांगझोऊ एशियाई खेल जो है 2023 में आयोजन किया गया था। तो इसमें जो है स्वर्ण पदक जो है ऑप्शन है महिला क्रिकेट, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम, घुड़सवारी ड्रेसेज टीम, एथलेटिक्स। इसमें 4 ऑप्शन जो है
दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह पवार ने जो है इसमें जो है स्वर्ण पदक के रूप में जो है जीता गया था। नेक्स्ट इसमें है 2023 में हांगझो में हुए एशियाई खेलों में भारत ने कुल 107 पदक जो है प्राप्त किए थे। इसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल थे। 2023 के खेलों में भारत पदक तालिका में जो है चौथे स्थान पर जो है इसमें मौजूद रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रऊफ और हाफिजा, जिसे स्थानीय स्तर पर सफ या सैफ भी कहा जाता है, यह नृत्य जो है मुख्य रूप से किस त्यौहार या अवसर से संबंधित है। रऊफ और जो है हाफिजा, जिन्हें स्थानीय स्तर पर सफ या सैफ भी कहा जाता है, यह एक नृत्य है। तो यह किस त्यौहार में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है लोहड़ी, ईद और बसंत उत्सव, हेमिस उत्सव, बैसाखी उत्सव। इसमें 4 उत्सव का जो है फेस्टिवल का नाम ऑप्शन में दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा रऊफ की बात करते हैं। रऊफ यह जम्मू और कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है। ये विशेष रूप से जो है कश्मीरी महिलाओं द्वारा ईद उल फितर और रमज़ान के दौरान खुशी मनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह बसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करने के लिए भी किया जाता है। अब बात करते हैं हाफिजा या सफ नृत्य। हाफिजा नृत्य, जिसे कुछ क्षेत्रों में उच्चारण के कारण सफ या सैफ भी कहा जाता है, कश्मीर की एक और महत्वपूर्ण कला शैली है। यह पारंपरिक रूप से शादियों और ईद जैसे त्योहारों पर सूफी संगीत यानी सूफियाना कलम पर जो है किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रस्तुति। रऊफ में महिलाएं 2 कतारों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे की बाहों में हाथ डालकर धीमी गति से कदम मिलाती है, जबकि हाफिजा नृत्य में एक नर्तकी सूफी संगीत की ताल पर जो है नृत्य करती है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ईद और बसंत उत्सव जो है ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 77वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 77वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप 2024 में आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटका, मंगलुरु कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना, तिरुवनंतपुरम केरल। इसमें 4 राज्यों के नाम और उसके शहर ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा 77वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप का आयोजन 10 से 13 सितंबर 2024 तक कर्नाटक के मंगलुरु शहर में जो है इसका आयोजन किया गया था। विशेष स्थान जो है यह प्रतियोगिता मंगलुरु के ये मेक्केर स्थित अंतर्राष्ट्रीय तैराकी पूल परिसर में आयोजित किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है मंगलुरु कर्नाटक जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा खेल एक प्राथमिक रूप से आउटडोर यानी मैदानी टीम खेल से है? तो यह जो है ऑप्शन है इसमें शतरंज जो है, तीरंदाजी, बास्केटबॉल और निशानेबाजी। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा शतरंज की बात करते हैं यानी चेस। यह एक इंडोर खेल है और यह एक टीम खेल नहीं बल्कि व्यक्तिगत खेल है। तीरंदाजी की बात करते हैं आर्चरी, यह आमतौर पर एक व्यक्तिगत खेल है और इसे इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पर अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन यह टीम इवेंट के रूप में लोकप्रिय नहीं है। नेक्स्ट आता है निशानेबाजी यानी शूटिंग। यह भी मुख्य रूप से व्यक्तिगत खेल है और इसे इंडोर यानी कि 10 मीटर एयर राइफल या आउटडोर शॉटगन रेंज में खेला जाता है। नेक्स्ट खेल आता है बास्केटबॉल। हालांकि पेशेवर बास्केटबॉल लीग जैसे NBA इंडोर कोर्ट पर खेले जाते हैं, लेकिन यह खेल व्यापक रूप से और ऐतिहासिक रूप से आउटडोर यानी खुले मैदान या पार्क या गलियों में भी खेला जाता है। यह एक स्पष्ट टीम खेल है जिसे दो टीमें जो हैं प्रतिस्पर्धा करती हैं, इसमें भाग लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत में कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले 3 राजवंश कौन से थे? तो 8वीं से जो है 10वीं शताब्दी के दौरान जो है उत्तरी भारत में जो है कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें 3 राजवंश भाग लिए थे। तो इसका जो है 3 राजवंश जो है ऑप्शन में है
चोल चेर पांड्य है, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट है, मौर्य गुप्त और कुषाण है, दिल्ली सल्तनत मुगल और मराठा है। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा उत्तरी भारत के जो है कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए हुआ था, जो लगभग जो है 8वीं से 10वीं शताब्दी तक चला था। और शामिल राजवंश जो है, जिसमें पाल राजवंश जो है बंगाल और बिहार पूर्वी भारत में शासन कर रहे थे। गुर्जर प्रतिहार वंश जो पश्चिमी भारत राजस्थान और गुजरात में स्थित थे। नेक्स्ट आता है राष्ट्रकूट वंश जो दक्षिण भारत दक्कन के शासक थे और उत्तर की ओर विस्तार करना चाहते थे। अंतिम विजय जो है अंततः गुर्जर प्रतिहार शासक इस संघर्ष में सफल रहे और कन्नौज को जो है अपनी राजधानी बनाया था। तो पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, ये तीनों जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वच्छता और पर्यावरण मानकों के संदर्भ में AQI का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है। स्वच्छता और पर्यावरण मानकों के संदर्भ में AQI का फुल फॉर्म ऑप्शन है एयर क्वालिटी इंडेक्स, एटमॉस्फेरिक क्वालिटी इंडिकेटर, एयर कोटा इंफॉर्मेशन, ऑल क्वालिटी इंडेक्स। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि AQI का फुल फॉर्म जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। और इसकी परिभाषा जो है डिफिनीशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI एक संख्यात्मक पैमाना होता है जिसका उपयोग सरकारी एजेंसियों द्वारा जनता को यह बताने के लिए किया जाता है कि वर्तमान में हवा कितनी स्वच्छ या प्रदूषित है। AQI जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो है यह दर्शाया जाता है। मुख्य रूप से जो है कार्य प्रणाली, भारत में AQI मुख्य रूप से 8 प्रदूषकों PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और PB के आधार पर जो हवा की गुणवत्ता को मापा जाता है। श्रेणियों की बात करें तो इसे 6 श्रेणियों में बांटा गया है। अच्छा होगा वायु की गुणवत्ता तो 0 से 50 इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा। संतोषजनक रहेगा तो 51 से 100 के आसपास रहेगा। मध्यम रहेगा तो 101 से 200 के आसपास रहेगा। खराब रहेगा तो 201 से 300 के आसपास रहेगा। बहुत खराब रहेगा 301 से 400 के आसपास। और गंभीर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 401 से 500 के बीच जो है रहेगा, तो यह बहुत खराब से भी डेंजर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय सांख्यिकी की बात करते हैं। भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है। तो भारतीय सांख्यिकी के रूप में जो है यानी कि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स ऑप्शन है M विश्वेश्वरैया, PC महालनोबिस, श्रीनिवास रामानुजन, CB रमन। इसमें जो है 4 जो है ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, योगदान की बात करते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी PC महालनोबिस एक महान भारतीय सांख्यिकीविद थे जिन्होंने जो है 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की थी, जिसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है कहा जाता है। PC महालनोबिस जो है दूरी की बात करते हैं, महालनोबिस दूरी, उन्होंने जो है महालनोबिस दूरी, महालनोबिस डिस्टेंस का सिद्धांत है जो सांख्यिकी में बहुत जो है महत्वपूर्ण होता है। योजना निर्माण की बात करते हैं, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 उनके द्वारा तैयार किए गए सांख्यिकी मॉडल पर आधारित थी, जिसमें जो है भारी उद्योग पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें सांख्यिकी दिवस की बात करते हैं। भारत में उनके जन्मदिन 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। नेशनल स्टैटिक्स डे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जो है यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत यदि किसी अपराधी को केवल जुर्माने जैसे 10,000 से दंडित किया गया है और वह उसे भरने में विफल रहता है तो कारावास की अधिकतम सीमा क्या होगी। तो भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है यदि किसी अपराधी को केवल जुर्माना 10,000 से दंडित किया गया है, अगर उसे जो नहीं भरपाई कर पाता है तो ऑप्शन उसमें क्या कारावास का प्रावधान रहेगा। तो ऑप्शन है 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, या कारावास की कोई सीमा इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा
भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 जो पूर्ववर्ती आईपीसी की धारा 67 के समान है, जुर्माने के भुगतान न करने पर कारावास के पैमाने को जो है निर्धारित करता है। जुर्माने की राशि के अनुसार सजा 2026 के अपडेटेड नियमों के तहत जो है, यदि जुर्माना 5,000 तक है तो जेल की अवधि 2 महीने तक हो सकती है। यदि जुर्माना 5,000 से 10,000 के बीच है तो जेल की अवधि 4 महीने तक जो है हो सकती है। किसी भी अन्य मामले जैसे 10,000 से अधिक जुर्माना न भरने पर अधिकतम सीमा 6 महीने तय की गई है। सजा की प्रकृति, यह कारावास सादा यानी सिंपल इम्प्रिजमेंट होगा। यदि जुर्माना अदा कर दिया जाता है तो सजा तुरंत समाप्त कर दी जाती है। यह जो है लीगल अफेयर्स इंडिया BNS 2023 का जो है इसमें बात किया गया है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में विषम संख्या का चयन करें। इसमें जो है संख्या 169, 169, 144, 121 और 196 जो है इसमें दिया गया है। तो इसमें विषम कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें 169, 144, 121 और 196 है। तो सर इसमें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है। तो इसमें जो है 169 किसका है? तो 169 जो है 13 का स्क्वायर है। 144 जो है यह 12 का स्क्वायर है। उसके बाद 121 जो है यह 11 का स्क्वायर है। उसके बाद जो है 1 जो है क्या 196 है। तो यह जो है किसका है? तो 14 का स्क्वायर है। तो इसमें जो है कौन सा होगा? तो उसके बाद जो है हम सभी को जो है क्या देखना पड़ेगा? लॉजिक ढूंढना पड़ेगा इसमें कि क्या लॉजिक हो सकता है। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार शब्द की सही वर्तनी यानी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रिविलेज, प्रिविलेज, प्रिविलेज और इसमें प्रिविलेज, ये 4 मीनिंग जो है इसका दिया गया है। तो प्रिविलेज का राइट स्पेलिंग जो होता है PRIVILEGE, इसका जो है प्रिविलेज का जो है राइट इसका जो है स्पेलिंग होता है, यानी कि ऑप्शन जो है ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता शब्द की सही वर्तनी यानी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो ऑप्शन है कमिटमेंट, कमिटमेंट या कमिटमेंट और कमिटमेंट। तो इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो कमिटमेंट का जो है राइट स्पेलिंग जो होता है COMMITMENT जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, यानी ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वृद्धावस्था और बूढ़े होने की प्रक्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृद्धावस्था और बूढ़े होने की प्रक्रिया के वैज्ञानिक अध्ययन को यानी साइंटिफिक प्रोसेस, साइंटिफिक स्टडी। तो ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, पैथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जेरेंटोलॉजी होगा। यह जीव विज्ञान और मनोविज्ञान की वह शाखा है जो वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज, उम्र बढ़ने के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जीविक पहलुओं का अध्ययन करता है, जिसमें जो है ब्रिटानिका जो है जेरेंटोलॉजी का जो है इसका शब्द होता है। नेक्स्ट आता है इसमें ऑन्कोलॉजी की बात करते हैं। ऑन्कोलॉजी या कैंसर और ट्यूमर का जो है अध्ययन इसमें किया जाता है। पैथोलॉजी रोगों के कारणों और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव विकास, संस्कृति और समाज का अध्ययन इसमें देखने को मिलता है। यानी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी जेरेंटोलॉजी जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।